नागालैंड के दीमापुर रैली में पीएम ने किया सियासी प्रहार। कहा, नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी अष्टलक्ष्मी की तरह मानती है, कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं। आज शिलांग में रोड शो भी करेंगे पीएम। 27 तारीख के चुनाव के लिए कांग्रेस और टीएमसी समेत बाकी दलों ने झोंकी पूरी ताकत। कृषि और सहकारिता विषय पर पीएम मोदी ने किया बजट वेबिनार। हितधारकों के साथ बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर तालमेल के इरादे से किया संवाद। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा, आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी एजेंडा बनाकर ही जीत सकते हैं दुनिया का भरोसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुरू हुई 2 दिनों की बैठक। यूएनजीए में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। उधर एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में भी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का पोषक। रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 साल हुए पूरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ शांति प्रस्ताव। रूस से दुश्मनी खत्म करने और यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने का आह्वान। और महिला T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रनों से हराया। आज दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के दीमापुर जिले के चुमुकेदिमा में चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जहां पहले नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को अपनी जेब भरने का एटीएम समझती थी, वहीं भाजपा और एनडीए की सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर के लिए राजनीतिक सोच को बदल दिया है। बीजेपी, एनडीए, हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल सोच को ही बदल दिया है। कांग्रेस के समय में नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को जेब भरने के लिए हमेशा नॉर्थ ईस्ट को एटीएम ही माना, एटीएम की तरह यूज किया। आप जानते हैं, जब पैसों की जरूरत है लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता नॉर्थ ईस्ट के हक का जो पैसा था ना, वो एटीएम की तरह निकाल करके दिल्ली ले जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी समझती है और दिल्ली से दूरी मिटाने के साथ दिल की दूरियों को भी मिटाने की कोशिश कर रही है। हम नागालैंड को, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं, बल्कि हमारे लिए तो ये अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी है। इस अष्टलक्ष्मी को भारत की ताकत मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, यहां का यंग टैलेंट और यहां के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट के ही काम आए, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि दिल की दूरियां भी मिटे और दिल्ली से दूरी भी कम हो। हमने दिल्ली को भी कनेक्ट किया है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से गांवों, शहरों को भी आपस में कनेक्ट किया है। और पूर्वोत्तर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते, बल्कि सबके हित और सबके विकास के लिए काम करते हैं। अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता।
देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से नागालैंड में पिछले 9 सालों में हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है और राज्य शांति और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है। 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आस्पा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आस्पा की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज कृषि और सहकारिता पर बजट प्रस्ताव के बाद वेबिनार में कई अहम बातें कहीं। हितधारकों के साथ संवाद में पीएम ने कहा कि इस बजट में भी कृषि को काफी महत्व दिया गया है। 2014 के मुकाबले इस वर्ष कृषि बजट में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 8-9 वर्षों की तरह इस बार भी बजट में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। 2014 में कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था हमारे आने से पहले। 25,000 करोड़। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में नई क्रांति का जिक्र किया और कहा कि एग्री टेक डोमेन में निवेश की संभावनाएं बन रही हैं। आज जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति हो रही है, उसी तरह एग्री टेक डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की अपार संभावनाएं बन रही है। इसमें संभावना है लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने की। इसमें अवसर है बड़े बाजार तक पहुंच को आसान बनाने का। इसमें मौका है टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने का। साथ ही सही सलाह सही व्यक्ति तक समय से पहुंचाने की दिशा में हमारे युवा काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के तेज विकास के लिए युवाओं से आगे आने का भी आह्वान किया। इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। एग्री टेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए फंडिंग एवेन्यूज भी तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स की बारी है, वो उत्साह से आगे बढ़े
और लक्ष्य हासिल करके दिखाएं। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि 9 वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप न के बराबर थे, लेकिन आज ये 3000 से भी ज्यादा है। फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में नई क्रांति आ रही है और कई क्षेत्रों को सहकारिता से जोड़ा जा रहा है। भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इस बार के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स संबंधी राहतें दी गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं है, वहां डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। विशेषकर फिशरीज में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाएं मौजूद है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे भारत में जारी G20 बैठकों की। भारत की प्रेसिडेंसी में इस बार G20 की बैठक हो रही है। आज बेंगलुरु में हो रही G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में पीएम मोदी ने अपने विचार रखे और कई महत्वपूर्ण बातें कही। वीडियो संदेश में पीएम ने जोर देते हुए कहा कि आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी एजेंडा बनाकर ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप दुनिया का भरोसा जीत सकती है। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision. One Earth, one family, one future. और भारत की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में चल रही है। बैठक के पहले दिन वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरतमंद देशों की मदद पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में होने वाली चर्चा वैश्विक चुनौतियों के समाधान तलाशने पर केंद्रित होगी।
discussions in 2023 will focus on exploring holistic solutions to the most pressing global challenges. The G20 can transform lives around the globe by leveraging the complementary strengths of its members while respecting country needs and circumstances. It can be a global prime mover and the incubator of new ideas, a force for collective good, and a forum to listen to the voices of the global South. खजुराहो में चल रही G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में आज एक महत्वपूर्ण सत्र में संस्कृति पर चर्चा होनी है। इस बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत चल रही है। वो 4 विषय हैं: सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना है। संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक के दूसरे दिन G20 देशों से आए डेलीगेट्स को न सिर्फ खजुराहो के मंदिरों के दीदार करवाए गए, बल्कि हुनर हाट में भारत की पारंपरिक और सांस्कृतिक हस्तकला और हथकरघा से भी रूबरू करवाया गया। गयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच कुछ अहम मसलों पर बातचीत हुई। भरत जगदेव 20 से 25 फरवरी तक भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज कोलकाता में उन्होंने शांति निकेतन आश्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद हुए एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने देश की प्रगति को लेकर कुछ अहम बातें कहीं, खासतौर पर भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर। दिन दूर नहीं जब हमारा भारत दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में से एक होगा। हमारा देश दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सभी ने हाल ही में मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट देखी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4-5 साल में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। दिल्ली नगर निगम में सदन की कार्यवाही की शुरुआत आज भी हंगामे के साथ हुई। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नए सिरे से मतदान कराने की मांग की। दरअसल स्थायी समिति के चुनाव के लिए 47 पार्षदों ने वोट दिए हैं, लेकिन ये पार्षद वोटिंग के दौरान अपने साथ मोबाइल लेकर गए थे। बीजेपी इसका विरोध कर रही है और दोबारा मतदान की मांग कर रही है। और दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। बवाना वार्ड 30 से आप से पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में आज सुबह पवन सहरावत को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका स्वागत किया। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhanvarsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस यूक्रेन विवाद पर एक विशेष सत्र के दौरान भारत ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करने के बाद पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर ने एक बयान में इस्लामाबाद को आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वाले देश के तौर पर इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखने की सलाह दी।
India chooses this time not to respond to Pakistan's mischievous provocations. Our advice to the delegate of Pakistan is to refer to our numerous rights of reply that we have exercised in the past. Pakistan has only to look at itself and its own track record as a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. Such uncalled for provocation is particularly regrettable and certainly misplaced at a time when, after 2 days of intense discussions, we have all agreed that the path of peace can be the only path forward to resolve conflict and discord. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी पुणे में हो रही एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में पाकिस्तान को आईना दिखा चुके हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का एक बड़ा कारण है। उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा कि कोई भी देश अपनी समस्याओं से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक कि वो आतंकवाद का पोषण करना बंद ना कर देता। The reality of this particular relationship is that it has a fundamental issue which we cannot and we must not avoid. And that issue is that of terrorism. Because the moment you start doing these walkarounds, that, let's find a joint statement which will which will get us agreed language. Let us reach out at this point and see where this goes. That's been the talk of the last 75 years. And look where it got us. So I think we need clarity that, and we mustn't be in denial of what are very fundamental problems in that relationship. And just as a country has to fix its economic issues, a country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से दुश्मनी खत्म करने और यूक्रेन से अपनी सेना वापस लेने का आह्वान किया है। 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 सदस्यों ने इसका विरोध किया। भारत सहित 32 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है। संघर्ष के कारण अनगिनत लोगों की जान चली गई और लाखों लोग बेघर हो गए। कंबोज ने कहा कि नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमले बेहद चिंताजनक हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करता है और वो हमेशा बातचीत और कूटनीति को ही एकमात्र रास्ता मानता है। The overall objective of today's resolution, seeking a comprehensive, just and lasting peace in line with the UN Charter, is understandable. We also note the emphasis on increasing support by member states for diplomatic efforts to achieve peace. India remains steadfastly committed to multilateralism and upholds the principles of the UN Charter. We will always call for dialogue and diplomacy as the only viable way out. While we take note of the stated objectives of today's resolution, given its inherent limitations in reaching our desired goal of securing lasting peace, we are constrained to abstain. Thank you. रूस यूक्रेन में चल रहा संघर्ष किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा, अभी किसी के लिए कह पाना मुमकिन नहीं है। दोनों देशों के बीच युद्ध के आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले साल 24 फरवरी को इस जंग की शुरुआत हुई थी। 23 फरवरी 2022 तक, यानी 23 फरवरी तक यूक्रेन के लगभग सभी इलाकों पर वहां की सरकार का कंट्रोल था, नियंत्रण था। लेकिन 1 साल में रोज रोज की जंग ने दोनों देशों के हालात काफी खराब कर दिए हैं। लाखों जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक में अध्यक्ष की भूमिका के लिए मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय सिंह बांगा को नामित किया है। वो इस पद पर नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। बांगा अभी प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्हें बिजनेस में 30 साल से भी अधिक का अनुभव है और वो मास्टर कार्ड में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। साथ ही वो अमेरिकन रेड क्रॉस, क्राफ्ट फूड्स और डाउ इंक के बोर्ड में भी रह चुके हैं। बाइडेन द्वारा नामित किए जाने के बाद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने अजय बांगा को बधाई दी है।
खबर खेल जगत से है। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। ये मुकाबला मेजबान साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच केप टाउन के न्यू लैंड्स मैदान पर होगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। सुने लूस की टीम का इरादा फाइनल में एंट्री करने का होगा। वहीं विश्व कप में धुआंधार प्रदर्शन करने वाली इंग्लैंड की टीम भी फाइनल में एंट्री करना चाहेगी। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खिताबी मुकाबला खेलेगी। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।